तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए हम लोग का सीआईपी रांची में पूछा जाएगा 50 नंबर का एग्जाम में, ठीक है। तो उसमें जनरल जो आपका जीके होगा और साइंस वो तो कंपलसरी पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग साइंस और जीके को कर रहे हैं। हो सकता है मैथ भी पूछा जाए, तो मैथ को आपको खुद से घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ज़्यादातर संभावना है मैथ जीके और साइंस तीन ही चीज़ पूछे जाने का। तो मैथ को आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा एंड इसको मैं दे रहा हूँ 10th लेवल का मैथ कीजिएगा। यहाँ से मैं आपको जीके और साइंस कवर करवा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह वीडियो का भाग 2 है, भाग 1 हम लोग कल किए थे। क्वेश्चन है कि अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, अकबरी मस्जिद आपका मनेर में स्थित है। यह आपका बिहार में है, पटना के सामने, जो कि बिहार की राजधानी है, वहीं से सामने में है मनेर अकबरी मस्जिद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया है कि महाबलेश्वर कहाँ स्थित है। तो महाबलेश्वर कहाँ पे स्थित है, तो देख आपने पढ़ा होगा महाबलेश्वर का मंदिर। यह आपके महाराष्ट्र के सतारा जिला में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। जितने भी राज्य और राजधानी इन सभी को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। राज्यसभा दोस्तों इसको उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा उसको निम्न सदन कहा जाता है। तो यानी कि राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, इसमें किसकी भूमिका नहीं होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है इसमें इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव लोकसभा में होता है और लोकसभा के सदस्य द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि डेमोक्रेसी, जिसका हिंदी अर्थ होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों डेमोक्रेसी शब्द है आपका लैटिन भाषा की डेमोक्रेटस से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। डेमोक्रेटस, डेमोस जोड़ क्रेटस, इसका मतलब कि शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का तंत्र, ठीक है। सॉरी लैटिन नहीं यार, ग्रीक, मैं भी क्या ना, ग्रीक, और इंग्लिश में ग्रीक, हिंदी में यूनानी, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा ग्रीक, और इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो यूनानी भी बोलते हैं। ग्रीक का दूसरा नाम ही यूनानी है, ठीक है। इसकी ग्रीक देश का आपका कहाँ है राजधानी, तो एथेंस है। यूनान की राजधानी कहाँ है, एथेंस, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि न्यूमेटिक्स किसका अध्ययन है। अभ्यास लिखा है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए अध्ययन, ठीक है। न्यूमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, यानी किससे रिलेटेड है, तो न्यूमेटिक्स का अध्ययन किया जाता है सिक्कों के लिए, ठीक है, कॉइन्स। जब हम लोग प्राचीन काल के जितने भी सिक्के होते हैं उनको अध्ययन करते हैं, तो उनके अध्ययन करने वाले लोगों को या फिर जिस विज्ञान में किया जाता है उसको कहा जाता है न्यूमेटिक्स, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है। इसको हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं कि भारत के तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति दोस्तों तीनों सेना यानी कि जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का हेड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें पूछा गया है कि हमारा जो राष्ट्रगीत है, सॉरी हाँ वही है यार राष्ट्रगीत, मैं सोचा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ। राष्ट्रगीत हमारा क्या है, वंदे मातरम सुजलाम, मतलब गा लीजिएगा यार। तो राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था वो पूछा गया है, ठीक है। राष्ट्रगान जनगण मन है और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम गा लीजिएगा ना। तो यह पहली बार कब गाया गया था। देखिए दोस्तों यह जो है आपका पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता एक सभा बुलाई गई थी, वहाँ पे 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है वो चीज़ पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ भी होती है, जैसे कि वियतनाम एक देश है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो होते हैं वहाँ के लोग यानी कि जनता देश के नीति निर्माण कार्य और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, डायरेक्टली भाग ले लेते हैं, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ पे डायरेक्टली नहीं भाग लिया जाता है, ठीक है, सब कुछ नियमबद्ध होता है। लेकिन वह एक ऐसा देश है जैसे कि वियतनाम, वहाँ पे सब कुछ जो है डायरेक्टली होता है। चाहे तो लोग जिसको चुने उसको
मत गिरा भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी या सोनोग्राफी होना चाहिए यार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है गोवा पणजी में, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, वहीं पे स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोनोग्राफी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की? तो ये क्वेश्चन कल भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। यह एक पुस्तक से लिया गया है जिसका नाम है आनंद मठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और इनकी जो मौत हुई वो बड़ी ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। क्वेश्चन है 12 नंबर कि मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपने सुना होगा। तो वह जो अवार्ड है वह जमीनी सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए मशहूर थे। अब पूछा गया है कि रेमन मैग्सेसे किस देश से संबंधित हैं, ठीक है। रेमन मैग्सेसे एक व्यक्ति का नाम है, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। तो फिलीपींस सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। फिलीपींस सरकार द्वारा दी जाती है, और भारत में मतलब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत में महिला को मिली है, किरण बेदी को, ठीक है। और सबसे पहले पुरुष में किसको मिला है भारत में? तो मिला है आपका विनोबा भावे को। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किस ग्रंथ में? तो क्वेश्चन है, इसको घुमा के पूछा है कि बाबर का जो जीवनी है वह किस में है? तो कौन सा है बाबर का जीवनी? इसको बोलते हैं तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। इसे बाबर ने खुद लिखा है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, और इसी ने अपना जीवन परिचय इसमें लिखा है, इस बुक में। क्वेश्चन है बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है वो चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बरौनी, ठीक है। बरौनी तेल फैक्ट्री है वहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं 15। इसमें पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? आप लोगों में से अगर कोई गए होंगे, ठीक है, कलकत्ता में है। तो वहाँ पे देखिएगा यार, बहुत ही बड़ा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ़्लाइट आपको लगभग देशों की मिल जाएगी, जितने भी हैं आप जहाँ जाना चाहते हैं लगभग सभी जगह की मिल जाएंगी। और नहीं मिलेगा तो फिर दिल्ली आ जाइए, वहाँ से कोई भी फ़्लाइट मिल ही जाएगी। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पथ में से एक है? तो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिया था दोस्तों, ठीक है। तो बताना है कि अष्टांग मार्ग में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो अष्टांग मार्ग में सम्यक लक्ष्य शामिल नहीं होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम्यक लक्ष्य, ठीक है। और बाकी सम्यक वाक, सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रयास, सम्यक आजीविका, ये सभी शामिल थे। इस तरह से टोटल 8 थे। क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए इसकी जो नियुक्ति होती है वह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त, जितने भी अच्छे पोस्ट होते हैं ना, उन सभी के 90% चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, 10% चुनाव राज्यों में जो आते हैं वे राज्यपाल करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। चुनाव से संबंधित जितने भी हैं, अगर देश का है तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, और राज्य का है तो राज्यपाल करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, मैदानी क्षेत्र जो है इसको विश्व खाद्य टोकरी से भी जाना जाता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैदान, फील्ड। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है। और ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है व्हिटली पुरस्कार को, ठीक है। और ये पर्यावरण के लिए दिया जाता है, और जिनके नाम पर रखा गया है उनका नाम ही है व्हिटली, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है
कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को डैश यानी कि किनके द्वारा दबा दिया गया, उस अंग्रेज का नाम बताना है जिसने विद्रोह को दबाया। तो इसका वो अंग्रेज का नाम क्या था? इन अंग्रेज का नाम था सर कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, सर कॉलिन कैंपबेल। इन्होंने कानपुर में विद्रोह को दबा दिया था। और कानपुर में विद्रोह किसने किया था? तो कानपुर में विद्रोह किया था आपका नाना साहब ने। ठीक है, नाना साहब पेशवा, इन नाम तो सुने ही होंगे। क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो कौन सी भूमि? अंटार्कटिका दोस्तों, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, यह किसी भी देश की नहीं है। कोई भी देश यहाँ पे जाकर के अपने शोध संस्थान खोल सकती है। जैसे कि भारत के 2 शोध संस्थान हैं, मैत्री, ठीक है, नाम सुने होंगे, और क्या है जी, गंगोत्री। हाँ, मैत्री और गंगोत्री 2 शोध संस्थान हैं। और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन है? वह है आपका डियागो। ठीक है, और दूसरा है आपका श्रीलंका। ठीक है, क्या है? श्रीलंका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो यहाँ पे पारित बोला गया है, लागू अलग चीज़ है, पारित अलग चीज़ है। जब भी पारित करने की बात बोले तो 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा, और जब भी लागू की बात बोले तो 26 जनवरी 1950 होगा। ठीक है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में और पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो देखिए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यह एक क्षेत्रीय पार्टी है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पूरा पार्टी का नाम है। और यह, ठीक है, तो यार रीजनल पार्टी है, किसी राज्य में ही चल सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? यार देखिए, इतना पढ़ना पड़ेगा ना, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ यार। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये कथन आपका सही है। बाद बाकी ये तीनों कथन गलत है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत की संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों, यह लागू किया गया था 1955 में। ठीक है, और अभी जो विवाह की उम्र है वह 18 और 21 ही है, लेकिन अभी जोर दिया जा रहा है कि 21-21 किया जाए, यानी कि पुरुष का भी 21 और महिला के भी 21। इससे क्या होता है कि जब आप अपनी उम्र की महिला या फिर पुरुष के साथ शादी करते हैं, यार लड़की या लड़का बोलना चाहिए, तो हमारे थॉट्स जो हैं मिलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका दोस्त होगा, या तो आपसे 1 साल 2 साल छोटा होगा, ऐसा नहीं कि 5 साल 4 साल छोटा होगा, तो उसको तो आप दोस्त नहीं मानते हैं। अपनी भावनाओं को शेयर अपनी उम्र के लोगों के साथ ही की जाती है। ठीक है, इसलिए अपनी जो लाइफ पार्टनर है वो दोनों को सेम एज रखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग है यार, आप अपना अकॉर्डिंग राय क्या है आप सोच लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में डैश की स्थापना की सिफारिश की, जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। कुल कहना यह है कि सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, महात्मा गांधी का सोच था कि सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक मतलब कि एक तरह से कमेटी की या फिर एक संगठन बनाया था, जिसको आदर्श नगर कहा गया। क्या कहा गया? आदर्श नगर। ठीक है, सॉरी, नगर नहीं था, गांव था, आदर्श गांव। तो वे कहते भी थे कि भारत की जो आत्मा है वह गाँव में बसती है, तो आदर्श गांव उन्होंने नाम दिया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कुल मिलाकर यही है। तो देखिए, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग का समान है।
तो वैसे तो देखा जाए तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम और पश्चिम बंगाल। ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है, ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल। और दोस्तों कॉफ़ी बोला जाए तो कॉफ़ी में कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कॉफ़ी में कर्नाटक, चाय में असम और पश्चिम बंगाल। असम सबसे ज़्यादा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आ गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा होता है और अच्छा भी होता है। यार मैंने अभी तक कॉफ़ी नहीं पिया है, कैसा होता है, चलिए कोई बात नहीं, पियेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो किस मौसम के दौरान दोस्तों, सर्दी के मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। और रबी फसल कब से कब तक चलता है, तो यह चलता है आपका रबी फसल में जैसे कि चना हो गया, ठीक है, और ये सभी सरसों हो गए हैं, तो ये रबी की फसलें हैं। और यह आपका नवंबर महीने में शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल तक चलता है, ठीक है। अब आता है विज्ञान के क्वेश्चन। तो विज्ञान के टोटल 20 क्वेश्चन हैं, चलिए हम लोग करते हैं विज्ञान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा। यानी कि अगर हम लोग नमक को बर्फ़ को नमक में मिला दें, बर्फ़ एक ले लिए, बर्फ़ का गोला, उसमें अगर नमक मिला दें तो क्या होगा, तो वह जो पिघलना है ना कम हो जाएगा। पहले अगर 1 घंटा में पिघल जाता था तो नमक मिलाने के बाद हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, लेकिन जितना भी समय लगेगा उससे ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है, अब धीरे धीरे पिघलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये आपका घटेगा, गलनांक घट जाएगा या हिमांक घट जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण का उपयोग, यानी कि वाहन के जो गाड़ी होता है उसके पार्श्व दृश्य में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं यार, शुरू से पढ़ते आए हैं बचपन से, कि पार्श्व दर्पण में आपका उत्तल प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। क्यों, क्योंकि यह ज़्यादा एरिया कवर करता है, जिससे हमारा पीछे का पूरा एरिया है दिख जाए। क्वेश्चन है 33 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस के लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है। तो बीटी बीज किसके लिए विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास के लिए, ठीक है, कपास के लिए बीटी बीज विकसित किया गया है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी कहा जाता है। तो सूर्य प्रकाश प्रेमी किस पेड़ को कहा जाता है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्पोदबिद्ध, ठीक है, इंग्लिश में आपको हेलियोफाइट कहा जाता है। तो आत्पोदबिद्ध ये ऐसे पेड़ होते हैं जो सूर्य की मौजूदगी में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तो इसलिए इनको सूर्य प्रेमी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया है कि प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परावर्तित है। तो किसका परावर्तित है, देखिए दोस्तों जो प्याज होता है वह तना का परावर्तित है, ठीक है, प्याज हो गया, आलू भी एक प्रकार का तना है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं, तो हम लोग पता लगाते हैं क्या, पता लगाते हैं इससे धारा यानी कि करंट, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि धातु की एक प्लेट के बीच काट दिया जाए। मान लीजिए एक धातु की गोल गोल प्लेट ले लिए, ठीक है, ये ले लिए और यहाँ पे हम लोग बीच में काट दें, और अगर इसको गर्म करें तो क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, छेद जो है आपका क्या होगा, तो ये छेद जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये बढ़ेगा, इसका हम लोग बोलेंगे। ठीक है, समझते जाइएगा जी, ठीक है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सभी इजी क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि पोस्ट भी बहुत कम है और 10th लेवल की है, 10th 12th, ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बना है। कॉपर को क्या बोलते हैं, Cu, और टिन को क्या बोलते हैं, तो Sn बोलते हैं, Sn टिन। अगर हम लोग इसको मिला दें तो क्या बनेगा, तो इसको टिन और कॉपर को मिलाने से क्या बनता है, बनता है कांसा, ठीक है, कांसे के बर्तन जो कि मनुष्य प्राचीन काल में यूज किया करता था, इसलिए कांस्य युग भी चला था जी, तो कांसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि धातु की पहचान करना है, धातु की पहचानिए जो कि
निराविषी प्रकार की है, यानी कि जिसमें विष नहीं है, विष की मात्रा नहीं है, तो कौन सी धातु होगी? देखिए, क्रोमियम इसमें विष की मात्रा होती है जी, कैडमियम इसमें भी विष की मात्रा होती है, कोबाल्ट इसमें भी विष की मात्रा होती है पॉइजन की, ठीक है। लेकिन गोल्ड जो है सोना, इसमें विष की मात्रा नहीं है, ठीक है, इसमें विष नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है। तो देखिए, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंग्लिश में बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, यह कब घटती है? जब आंतरिक कोण, जो आपतन कोण होता है, अधिक होता है आंतरिक कोण से, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है आपतन कोण। आगे देखिए, क्वेश्चन है 41। इसमें पूछा गया है कि स्मॉग, यानी कि जो कोहरा होता है, यही ठंडा के दिन में कोहरा आएगा, ये जो कोहरा होता है, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो वो द्रव्य कौन सा होता है जो हमारी एक मिनट यार रुकिएगा, चलिए। तो ये जो हमारी आंखों में जलन पैदा करता है कोहरा में, वह तत्व कौन सा होता है? सॉरी, तत्व बोल रहा हूँ, वह पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह होता है पैराडॉक्सिक एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिल नाइट्रेट। ये कुछ मात्रा में धुआं में भी होता है। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? जो हमारा साबुन यूज करते हैं जनरली, उसमें कौन सा क्षार पाया जाता है? तो साबुन दोस्तों एक क्षार का उदाहरण है, और इसमें कैसा क्षार पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका संकेत होता है, आप चाहे तो लिख लें। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। क्या है हमारा? पोटेशियम। उसके बाद में आता है हमारा सोडियम, ठीक है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, ठीक है। तो इस तरह से है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है 44 में कि ऊपर, एक मिनट यार, हाँ चलिए, ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देती है? हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो पानी की टैंक है वह आपका उभरा हुआ क्यों दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो तारों के कारण होता है, तारे टिमटिमाटे क्यों नजर आते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बस वही कारण है जी, यहाँ पर भी अपवर्तन के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक मासिक धर्म चक्र, जो साइकिल चलता है महिलाओं में, लेडीज में, मासिक धर्म चक्र के दौरान, ठीक है, सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो एक मासिक चक्र कितना? एक बार में। तो एक बार में कितना होगा? एक बार में जनरल सी बात है जी, एक ही होता है, और 15 से मतलब 14-15 साल में एज शुरू हो जाता है, और 50 साल में ख़त्म हो जाता है, 50-52 साल में, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि 46, क्वेश्चन नंबर 46, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फेफड़े जो है हमारे लंग्स, वे कहाँ पे स्थित होते हैं, वो चीज़ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये फुफ्फुसावर्णीय गुहिका में स्थित होते हैं, फुफ्फुसावर्णीय गुहिका में, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि, एक मिनट यार, कितना आज डकार ले रहे हैं बाप। 47 नंबर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो कि बहुत ही डेंजर एसिड है। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पाइसीकरण क्या है, ठीक है, पाइसीकरण क्या होता है? तो पाइसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएच। ये डिपेंड करता है आपके पीएच में कि पीएच मान कैसा है, उसी पर डिपेंडेंट होंगी, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। इसमें पूछा गया कि प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन किससे पचते हैं? देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे जो प्रोटीन होते हैं वे प्रोटीएस में पचते हैं, ठीक है। प्रोटीन का पाचन प्रोटीएस नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है, ठीक है, और यह प्रक्रिया कहाँ पे होता है? पेट में होता है।
तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों इसके साथ ही अगर आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि उसमें भी पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी काम में दे देगा। किसी भी एग्जाम में अगर मैथ और आपका जीके है तो काम देगा, लेकिन विशेष रूप से हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी, हम लोग कर रहे हैं CIP रांची की, ठीक है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए घर पे और खुद मेहनत कीजिएगा यार, तभी सक्सेस मिलेगा। हम केवल साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ भी जुड़े रहिए ताकि दोनों तरफ चलता रहे, और कंटिन्यू कहीं भी रखिएगा तभी आपका काम निकलेगा, ठीक है। कहीं भी पढ़िए कंटिन्यू चाहिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।